बच्चों, आइए इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से प्राप्त की जाएगी। सबसे पहले आप यह समझिए कि अक्षीय स्थिति होती क्या है और निरक्षीय स्थिति होती क्या है। बच्चों, मान लीजिए कि दो चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश को आप यहां रखे हैं और धनात्मक आवेश को आप यहां रखे हैं। इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। अब ये ऋणात्मक यहाँ आवेश है, यहाँ धनात्मक आवेश है। अब इन दोनों आवेशों को हम लोग जोड़ते हैं किसी रेखा खंड के द्वारा। तो ये मान लीजिए कि रेखा खंड है जो दोनों आवेशों को जोड़ने का काम कर रही है। अब इस रेखा को आप इस तरफ या इस रेखा को हम लोग इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एज जनरली हम लोग दाहिने तरफ शिफ्ट होने का ज्यादा आदत होता है। इस तरह से इस रेखा को जनरली हम लोग इस तरफ बढ़ाते हैं, तो इस तरफ हम लोग बढ़ाएं। आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। इस रेखा को जो है, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और इस रेखा पर कोई स्थिति लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, कोई बिंदु लेते हैं। तो इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु की जो स्थिति है, उसके स्थिति को ही अक्षीय स्थिति कही जाती है। तो यह हुई अक्षीय स्थिति। अब समझिए निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अब फिर से बच्चों, ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली यह रेखा है और जहां पर ये पकड़े हुए हैं, ये मान लीजिए केंद्र है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर जो है एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया वैसी रेखा जो इस रेखा को दो बराबर भाग में काटती हो और लंबी हो, उसे लंब समद्विभाजक रेखा बोलते हैं। तो यह रेखा लंब समद्विभाजक है। ओके। अब लंब का मतलब ये 90 डिग्री, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटना, यानी कि इस रेखा को दो बराबर भाग में बांटने का यह काम कर रही है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। इसलिए इसे लंब समद्विभाजक के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों, अब इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ कहीं भी हम लोग बिंदु लेते हैं, तो बिंदु की मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, तो इस बिंदु की जो स्थिति होगी, उसके स्थिति को ही निरक्षीय स्थिति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी आप यह समझे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। आइए सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले दो चार्ज लेते हैं, एक ऋणात्मक आवेश यहाँ लिया गया है और दूसरा ये धनात्मक आवेश लिए है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है और ये केंद्र है, तो ये हो जाएगा एल और इस तरफ हो जाएगी एल। इस रेखा को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ाए और इसी रेखा पर एक पॉइंट ले लिए, पी ले लिए, और इस बिंदु पी की जो स्थिति है, इसके स्थिति को ही अक्षीय स्थिति कही जाएगी। इस बिंदु पी पर ही इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। मान लीजिए बच्चों, ये बिंदु जो पी है, ये द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर है, तो ये दूरी ले ली गई आर। तब बी और पी के बीच की जो दूरी हो जाएगी, यह दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, और ए से पी के बीच की जो दूरी हो जाएगी आर प्लस एल, और इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। अब बच्चों, इस बिंदु के दाहिने तरफ को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और ये यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को बताता है। तो दाहिने तरफ हम लोग जो है पॉजिटिव मानते हैं और बाएं तरफ हम लोग जो है नेगेटिव। इधर हम लोग यूनिट वेक्टर नेगेटिव फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। ये धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण इस बिंदु पर, यानी कि पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब दिशा दिखाएंगे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ, यानी कि धन आवेश से दूर की तरफ, तब दिशा ये इस तरफ हो जाएगी और
यह हो जाएगा E1। उसी तरह से इस ऋणात्मक आवेश के कारण जो है बिंदु P पर तीव्रता दिखाएंगे, तब बिंदु P पर तीव्रता की जो दिशा होगी वह दिशा ऋणात्मक आवेश की तरफ हो जाएगी और इसे E2 से हम लोग दिखा पाएंगे। तो बिंदु P पर दो तीव्रता प्राप्त हो गई, E1 और E2। इन दोनों तीव्रताओं का जो परिणामी तीव्रता है वही हम लोग को प्राप्त करना है। अब बारी बारी से जो है हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे आवेश Q के कारण, पॉजिटिव चार्ज है, Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग तीव्रता लिख दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिख पाएंगे E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एल, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, प्लस यहाँ पर दीजिए, चाहे नहीं भी दे सकते हैं। उसी तरह से आवेश माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, अब इसके कारण हम लोग लिखेंगे, तो आप लिख पाएंगे E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर नेगेटिव है, ये हम लोग दे दिए नेगेटिव। अब ऋणात्मक जो चार्ज यहाँ लिखे हैं उसके लिए आप एक बार डायरेक्शन दे दिए हैं, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दे दिए यूनिट वेक्टर इधर। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं, क्योंकि दो तीव्रता प्राप्त हो गई। आप लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख सकते हैं आप E परिणामी तीव्रता मानते हैं, E बराबर E1 और ये प्लस हम लोग लिख सकते हैं E2। तो E बराबर E1 देखिए यह है, आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का, ये R माइनस एल है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव यूनिट वेक्टर, प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जो अपोजिशन है इसको दिखाने के लिए आप माइनस दे दिए हैं, इसलिए आपको फर्दर यहाँ माइनस नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये माइनस आएगा ही। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन होने वाला है आप कॉमन कर लीजिए, Q अपॉन 4/ε0 इसमें भी है, Q अपॉन 4πε0 इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, तो कॉमन करेंगे तो आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0 और इधर हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस को आप आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इस तरफ हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, और आई को हम लोग इस तरफ लिख दिए यूनिट वेक्टर। अब आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0 और एलसीएम ले लेंगे, तो ये A माइनस बी है और ये A प्लस बी है, आप लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये इस तरह से। अब आप जब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये मिलेगा, यानी कि यह हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस, जब इसे डिवाइड करेंगे इसमें तो यह मिलेगा, इट मीन्स R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं आप Q अपॉन 4πε0, और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, नहीं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लोग दे दिए, और यहाँ लिख सकते हैं फिर से A माइनस बी का होल स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये आई यूनिट वेक्टर यहाँ है, आपको यहाँ भी देना होगा और यहाँ पर भी देंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, और ये आई यूनिट वेक्टर, यह से यह ये दो कैंसिल हो जाएगा, 2RL आप लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और यहाँ दे सकते हैं आई यूनिट वेक्टर। इस तरफ आते हैं E इजकल टू, आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे तो आप लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 2L, नहीं, और एक R इधर रहेगा, आप इधर R दे देंगे, और ये लिख पाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये आई यूनिट वेक्टर देखेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया, Q है तो यहाँ पर Q है, L है तो L है, R है तो यहाँ पर R है। इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं, और आप जानते हैं P इजकल टू Q इंटू 2L, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, E इजकल टू E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ दे दिए वेक्टर, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सदिश राशि है, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सदिश फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ सदिश फॉर्म में है, यानी से आर स्क्वायर एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर। इस तरह से सदिश रूप में जो है ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग लिख पाते हैं। यदि बच्चों ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो तब यहाँ लिख सकते हैं, यदि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा हो तब इस एल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तब आप लिख पाएंगे ई, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये आई यूनिट वेक्टर। फिर से हम लोग आगे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और ये R के पावर 4 आई यूनिट वेक्टर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ आई यूनिट वेक्टर। तो देखिए बच्चों, E का जो परिणामी तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी, आप देख रहे हैं P के दिशा की तरफ है, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म आया है क्योंकि I का डायरेक्शन हम लोग उधर लिए हैं। इस तरह से परिणामी जो तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर हो जाएगी, तो दाहिने तरफ हो जाएगी, उस तरफ हम लोग दिशा को दिखा पाएंगे। अब इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं तीव्रता का या परिणामी तीव्रता का परिमाण लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म से बाहर आ जाएंगे, या हम लोग मॉड दे देंगे यहाँ पर, तो मॉड दे दिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ, या आप इस तरह से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ। तो ये हो गया परिणाम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए एक क्वेश्चन हम लोग अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से प्राप्त किए, उसके आधार पर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक विद्युत द्विध्रुव जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 20 कूलाम मीटर है, यानी कि कूलाम मीटर द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक है। इस तरह से यह P का मान दिया गया है,
तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 20 कूलाम मीटर। और द्विध्रुव के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यह दी गई है R, और R बराबर 30 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो आप लिख पाएंगे 0.3 मीटर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यानी कि ई अक्षीय बराबर क्वेश्चन मार्क, हम ये निकालना है। ई एक्सियल के लिए, जिसे अक्षीय हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P2P अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब ये 1/4πε0 जो होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये प्रति कूलम स्क्वायर, और 2 × P के लिए ये मान दिया गया है 20 कूलम मीटर। आर क्यू का ये वैल्यू हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 0.3, 0.3 और 0.3 मीटर है, तो आप लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर है एक मीटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक कूलाम से एक कूलाम भी कैंसिल हो जाएगा, और ये तीनों डेसिमल को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो आप 10 के पावर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ से 3 से 3 × 3 9, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये लिख पाएंगे ये हो जाएगा 3, ये 3 लिख दिए, और इंटू 10 के पावर, यहाँ देखेंगे आप ये 9 है और ये 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 12, और न्यूटन, और नीचे में कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम। आप इसे यह भी लिख सकते हैं 4/3, और एक 10 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 10 के पावर 13 न्यूटन प्रति कूलम, और ये डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट नहीं, और ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर 13 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से अक्षीय स्थिति पर हम लोग जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी ये आपको P का मान डायरेक्ट न देकर जो है दो आवेश दे देगा, Q1 और Q2 का मान एक का पॉजिटिव में दे देगा और दूसरा जो है नेगेटिव में दे देगा, और बीच की दूरी दे दी गई होगी, तो आपको P निकालना होगा, और उसके बाद से इसके आधार पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर यह दूरी, ये जो 12 आपकी दी गई है, आपको ध्यान देना होगा, अगर 12 दूरी जो है R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा ना हो, तब आपको यह फॉर्मूला नहीं निकालना होता है। तब हम लोग जो है, जो डिराइव हम लोग जो है फॉर्मूला में हम लोग किए थे, आपको देखना होगा कि 12 क्या दिया हुआ। अगर 12 वेरी वेरी लेस देन R के ना हो, ऐसी स्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ई एक्सियल के लिए हम लोग 1/4πε0 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और टू द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तब जब जो दूरी है, ये दो आवेशों के बीच की जो दूरी है R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा ना हो, तब अगर मान लीजिए R दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर और 12 दे दिया गया हो आपको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ऐसी स्थिति में यह फॉर्मूला ना यूज कर हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ लेना होगा कि दूरी किस तरह की दी गई है। दूरी बहुत छोटी हो, क्योंकि ये कंडीशन आपको पहले बतला दिए हैं, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। दूरी बहुत छोटी ना हो आवेशों के बीच की, तब हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये 2PR यहाँ भी हम लोग लिखते हैं 2PR, तब आपको ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा। ध्यान रखना है, यहाँ R पर R भी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, और उसके बेसिस पर जो है आप काम कीजिए। तो क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, अगर समझ में नहीं आता है, एक बार 2 बार 3 बार रीड कीजिए क्वेश्चन को, और उसके अकॉर्डिंग जब काम करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फार्मूला आपको हर हाल में समझ में आना चाहिए, केवल फार्मूला रटिए नहीं, फार्मूला को समझिए कि ये फार्मूला किस कंडीशन में हम लोग का अप्लाई होगा। नहीं तो फार्मूला आप देख रहे हैं, आप फार्मूला रटेंगे, डिस्टेंस आपको जो है बहुत छोटा ना हो, तो फिर जो है क्वेश्चन आप गलत बना पाएंगे। इसलिए फार्मूला को समझकर और रटने का आप प्रयास कीजिए, क्वेश्चन 100% जो है आपसे बनेगा।